चलिए आज बात करते हैं परमाणविक कक्षक यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, कि क्या होते हैं ये कक्षक जिन्हें ऑर्बिटल्स कहा जाता है। तो देखिए, अभी तक हम लोग एक बात पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन घनत्व की प्रायिकता होती है या फिर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो प्रोबेबिलिटी होती है या संभावना होती है, वह अनुक्रमानुपाती या फिर प्रोपोर्शनल होती है किसके, शाई स्क्वायर के, और इसका मान हमेशा धनात्मक या फिर पॉजिटिव होता है। ठीक है, और हम लोग को एक बात मालूम है कि नाभिक के पास जो इलेक्ट्रॉन घनत्व की प्रायिकता होगी वह क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिलने की जो संभावना है वह नाभिक के पास में सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि नाभिक में क्या पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, यानी कि ऋणात्मक आवेश उनमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा संभावना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वे कहाँ पर पाए जाएंगे, नाभिक के पास में पाए जाने चाहिए। और जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना कम होती रहती है। अच्छा, एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि नाभिक से बहुत अधिक दूरी पर भी जो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रायिकता है या संभावना है वह 0 या फिर 0 नहीं होती है। ठीक है, वह नगण्य हम लोग मान सकते हैं कि ना के बराबर, लेकिन तभी भी कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी रहती है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से अगर बहुत दूरी पर भी कोई जगह है तो वहां पर भी मिल सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग कोई ऐसी सीमा रेखा या फिर एक लाइन के अंदर ड्रॉ नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा 100% प्रोबेबिलिटी के साथ में। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सीमा रेखा का निर्धारण कर सकते हैं या एक ऐसी बॉर्डर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें हम ये प्रायिकता शो कर दें कि ये 90 to 95% प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही एरिया को जहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वह ज्यादा से ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, उसे बोला जाता है कक्षक या फिर ऑर्बिटल। ठीक है, जो कि अधिकतर कहाँ पर पाया जाता है, नाभिक से जितना ज्यादा क्लोज होंगे वहां पर क्या पाए जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकते हैं। ठीक है, और ऐसा क्षेत्र जहां पर ये इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है हम उन्हें इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में दिखाते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर सबसे अधिक प्रायिकता है या प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की। तो ये डायग्राम शो कर रहा है कक्षक का मेघ निरूपण, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटीज बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए हम लोग कक्षक या फिर ऑर्बिटल को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो संभावना है या फिर प्रोबेबिलिटी है वह अधिकतम हो, मैक्सिमम हो, वह क्या कहलाता है, ऑर्बिटल या फिर कक्षक कहलाता है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए और ये डायग्राम भी आप लोग बना लीजिए कॉपी में। ये है किसी ऑर्बिटल का जो मेघ निरूपण है या फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को हम लोग इसके माध्यम से दिखा रहे हैं। तो देखिए, ये हमने सर्कल के रूप में इसको इसलिए दिखाया है क्योंकि हमें डायग्राम के रूप में इसको समझना था। ठीक है, जबकि हमें मालूम है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी जो आकृति होती है और एनर्जीज होती हैं वे अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, ऐसे ये गोलीय आकार में होना उनका जरूरी नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखना है। ये हमने डायग्राम समझने के लिए बनाया है। तो आज हमने कक्षकों यानी कि ऑर्बिटल्स को अच्छे से समझ लिया। अब अगले लेक्चर में हमारे लिए ये बात समझना भी जरूरी है कि जो कक्षाएं होती हैं यानी कि ऑर्बिट्स और जो कक्षक होते हैं यानी कि ऑर्बिटल्स, उनमें क्या क्या अंतर होता है। और फिर उसके बाद से हम लोग बात करेंगे क्वांटम संख्याओं की या फिर क्वांटम नंबर्स की। कक्ष और कक्षक में अंतर यानी कि डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। जब हम लोग बोर का परमाणु मॉडल पढ़ रहे थे तब हम बात कर रहे थे कक्ष की या फिर कक्षाओं की, है ना, ऑर्बिट्स की। और जब से हम लोगों ने परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल पढ़ना शुरू किया है तब से हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, कक्षकों की यानी कि ऑर्बिटल्स की। तो इनमें कंफ्यूजन ना हो इसके लिए जरूरी है कि हम इन दोनों के ही बीच में अंतर या फिर डिफरेंस कर पाए। तो आज हम लोग देखेंगे कि इनके बीच में क्या क्या अंतर होते हैं। इनको हम लोग पॉइंट वाइज ही नोट करते चलेंगे। ठीक है, तो इसमें जो इनके अंतर में पहला पॉइंट है वह है कि जो कक्षा होती हैं यानी कि ऑर्बिट्स, जो कि बोर के परमाणु मॉडल के अकॉर्डिंग जिनकी हम बात करते हैं,
वे क्या होती हैं? नाभिक के चारों ओर पाया जाने वाला सुपरिभाषित वृत्ताकार पथ। बोर के परमाणु मॉडल में ये बात हमने पढ़ी थी ना कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे नाभिक के चारों ओर किस पे चक्कर लगाते हैं? वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं, और उन्हें ही क्या बोला जाता है? कक्षा या फिर ऑर्बिट्स। कक्षक यानी कि ऑर्बिटल क्या होते हैं? नाभिक के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की अधिकतम संभावना होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। हम लोगों ने बात की थी कि 100% प्रोबेबिलिटी तो नहीं हो सकती, लेकिन 90 to 95% हम लोग कह सकते हैं कि ये क्षेत्र ऐसा है जहां पर इलेक्ट्रॉनों के मिलने की संभावना क्या है? सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र को ही क्या बोला जाता है? कक्षक या फिर ऑर्बिटल। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें है कि नाभिक के चारों ओर एक तल में इलेक्ट्रॉन के गमन को ये प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक ही तल में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? गमन कर रहे हैं या घूम रहे हैं। ऐसा कक्षा में या फिर ऑर्बिट्स के रूप में बताया जाता है। कक्षक यानी कि ऑर्बिटल क्या प्रदर्शित करते हैं? ये इलेक्ट्रॉनों का त्रिविमीय गमन प्रदर्शित करते हैं। त्रिविमीय का मतलब कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? देखिए, जैसे हम लोग दर्शाते हैं ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, उसी की बात चल रही है कि तीनों अक्षों में, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है उसका गमन प्रदर्शित होता है किसके द्वारा? ये होता है कक्षकों या फिर ऑर्बिटल्स के द्वारा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो इसकी कुछ गति कि ये 3 डायमेंशनल में कैसे मूवमेंट कर रहा है, कुछ इस प्रकार से दिखाया जा सकता है। ठीक है, और ये किसी डिस्टेंस पर भी होगा, तो मान लेते हैं कि ये यहाँ से r डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ इस प्रकार की गति जो इलेक्ट्रॉनों की है, त्रिविमीय गमन, वह प्रदर्शित किया जाता है किसके माध्यम से? कक्षकों यानी कि ऑर्बिटल्स के माध्यम से। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसमें है कि एक समय में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग निश्चित, इसके थ्रू निश्चित माना जाता है, लेकिन जब हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत आया तब से हम लोगों ने बात की कि एक समय में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी स्थिति यानी कि पोजीशन और जो संवेग होता है यानी कि मोमेंटम, इनकी एक साथ निश्चित रूप से गणना संभव नहीं है, यानी कि ये स्थिति और संवेग की अनिश्चितता को प्रदर्शित करते हैं कक्षक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि जो कक्षाएं होती हैं यानी कि ऑर्बिट्स, वे सभी की सभी क्या होती हैं? वृत्ताकार होती हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने बात की थी, लेकिन जो कक्षक होते हैं यानी कि ऑर्बिटल्स, उनकी जो आकृति होती है या फिर शेप होती है वह क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि एक कक्ष में अधिकतम 2n² इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हम लोग देखते हैं ना कि जो पहला कक्षा है यानी कि K कोश, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वैसे ही 8 हो सकते हैं L में, 18 अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं M में, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन जो कक्षक होते हैं यानी कि ऑर्बिटल्स, उनमें 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं। ये भी हम लोग आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। तो आज हम लोगों ने जान लिया कि ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स में क्या क्या डिफरेंसेस या फिर अंतर होते हैं। ठीक है, ये हमको समझ में आने चाहिए, तभी हम लोग जब कक्षकों की बात करेंगे या कभी कक्षाओं की बात करेंगे तो हमें क्लैरिटी रहेगी कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप इतना पढ़िए, फिर अगले लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्वांटम संख्याओं या फिर क्वांटम नंबर्स की। हम लोगों ने S, P और D कक्षकों के लिए जो प्रायिकता घनत्व वक्र थे यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो कर्व्स थे या ग्राफ्स थे, उनके बारे में बात की थी, है ना। अब उन्हीं के बेसिस पे हम लोग जानेंगे कि जो परमाणविक कक्षक होते हैं यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उनकी आकृतियां या फिर शेप्स किस किस प्रकार से बन सकती हैं। तो इसमें हम लोग S कक्षक, P कक्षक और D कक्षक के बारे में बात करेंगे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे S कक्षक की आकृतियों के बारे में। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। S कक्षक की आकृति या शेप्स के बारे में बात करने से पहले हम लोगों को थोड़ा बहुत S कक्षक के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, जो S कक्षक होता है वह किस में उपस्थित होता है? वह उपस्थित होता है S उपकोश में, यानी कि S सब शेल या फिर सब लेवल में उपस्थित। ठीक है, तो जो S उपकोश होता है इसके लिए L का मान यानी कि दिगंशी क्वांटम संख्या यानी कि एजिमिथल क्वांटम नंबर का मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, ये हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया था।
अब जहां पर दिगंशी क्वांटम संख्या का मान 0 हो तो वहां पर जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है यानी कि m, या फिर इसको और क्या लिखा जाता है ml, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान भी तो 0 ही होगा, क्योंकि जो चुंबकीय क्वांटम नंबर या फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -l से +l तक, ठीक है। और -l से +l के बीच में क्या आएगा, 0 भी आएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये है 0। तो अब इसका ये मतलब है कि जो s उपकोश है उसके लिए अभिविन्यास यानी कि जो ओरिएंटेशन है वह कितना होगा, वह एक ही है, ठीक है। और जिसका मान कितना है, 0 है, ठीक है। जिस क्वांटम नंबर का मान कितना है, 0 है। तो एक ही अभिविन्यास है किसके लिए, s कक्षक के लिए, ठीक है। तो ये सब बातें समझने के बाद अब हम लोग 1s कक्षक और 2s कक्षक की आकृतियां देखते हैं। तो देखिए 1s कक्षक की ये आकृति होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये है 1s कक्षक के लिए शेप, ठीक है। और जो ये दूसरी वाली आकृति आपको नजर आ रही है ये होती है 2s कक्षक के लिए, ठीक है। तो ये हो गया 2s कक्षक, ठीक है। यहाँ पर जो मुख्य क्वांटम नंबर है उसका मान कितना है, n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर जो मुख्य क्वांटम नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसका मान कितना है, यहाँ पर n इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की शेप्स बनती हैं 1s कक्षक और 2s कक्षक के लिए, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने बात की थी कि जो s कक्षक होता है उसके लिए केवल एक अभिविन्यास क्या होता है, शो होता है, यानी कि एक ही ओरिएंटेशन होता है। तो वह जो अभिविन्यास होता है वह गोलीय आकृति के रूप में दिखाया जाता है, यानी कि जो s कक्षक की शेप होगी वह कैसी होगी, गोलीय आकृति यानी कि गोले की आकृति की होगी, जो कि हमें इन दोनों ही कक्षकों में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इनकी हम लोग तुलना करते हैं तो देखते हैं कि जो 2s कक्षक है उसका आकार क्या है, बड़ा है, और जो 1s कक्षक है उसका आकार क्या है, छोटा है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो 2s कक्षक है उसका जो ऊर्जा स्तर से संबंध है वह कौन सी ऊर्जा स्तर से संबंधित है, उच्चतर ऊर्जा स्तर से संबंधित है। और ऊर्जा स्तर का पता किससे लगाया जाता है, कौन से क्वांटम नंबर से लगाया जाता है, मुख्य क्वांटम नंबर यानी कि स्मॉल n से, जिसको अभिव्यक्त किया जाता है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, ठीक है। अब देखिए जो 1s कक्षक है इसमें इलेक्ट्रॉनों के मिलने की जो प्रायिकता है ये हम लोग क्या दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यानी कि कक्षक में जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की क्या है, संभावना या प्रायिकता अधिक है, उसको हम इस तरीके से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो नाभिक के समीप जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता है या संभावना है वह क्या है, अत्यधिक है। जैसे जैसे नाभिक से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों के मिलने की संभावना क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। वैसे ही जो ये 2s कक्षक है इसमें भी नाभिक के समीप इलेक्ट्रॉनों के मिलने की जो संभावना है वह क्या है, वह है अधिकतम, ठीक है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नाभिक के करीब पाए जाएंगे, ठीक है। फिर आता है ऐसा स्थान जो आपको बिल्कुल खाली नजर आ रहा है। तो इस खाली स्थान का या रिक्त स्थान का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता है या संभावना है वह क्या है, 0 है, यानी कि 0 है, ठीक है। और उसके बाद फिर से ये प्रायिकता इलेक्ट्रॉनों के मिलने की क्या हो रही है, बढ़ रही है, और फिर नाभिक से दूर जाने पर क्या हो जाती है, ये घट जाती है। तो इस प्रकार से ये कुछ आकृति बनती है किसकी, 2s कक्षक की, ठीक है। और जो ये रिक्त कोश आपको नजर आ रहा है ना, इसमें जहां पर इलेक्ट्रॉनों के मिलने की प्रायिकता 0 है, इसे बोला जाता है नोडल सतह। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, ये क्या है, 0 प्रायिकता क्षेत्र है जहां पर इलेक्ट्रॉनों के मिलने की जो संभावना है वह 0 है, इसीलिए ये आपको क्या नजर आ रहा है, खाली नजर आ रहा है, ठीक है। और जो ये 0 प्रायिकता क्षेत्र होता है इसको क्या बोला जाता है, नोडल सतह या फिर नोडल सरफेस, और इसको हम नोड भी बोल सकते हैं केवल, ठीक है। तो समझ में आ गया कि s कक्षक की किस प्रकार की आकृति होती है, गोलीय आकृति होती है, क्योंकि ये केवल एक ही अभिविन्यास या ओरिएंटेशन शो करता है, m = 0,
ठीक है। और 1s कक्षक के लिए ये कुछ इस प्रकार का छोटे आकार का होता है, 2s कक्षक के लिए ये थोड़ा सा बड़े आकार का होता है, क्योंकि 2s कक्षक का संबंध किससे है, उच्चतर ऊर्जा स्तर से या हायर एनर्जी स्टेट से है, इसलिए, ठीक है। और लगभग दोनों की आकृतियां क्या है, समान ही है, ठीक है। तो अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे p कक्षकों की आकृतियों की। परमाणविक कक्षकों की आकृतियों में हमने s कक्षक की आकृति या फिर शेप के बारे में बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे p कक्षक की आकृतियों या फिर शेप्स के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या क्या बातें मालूम होनी चाहिए। p कक्षक कौन से उपकोश में उपस्थित होता है, यानी कि कौन से सबशेल में उपस्थित होता है, ये होगा p उपकोश में उपस्थित। p उपकोश के लिए जो दिगंशी क्वांटम संख्या है, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर है, उसका मान कितना होता है, L इक्वल्स टू होता है 1, किसके लिए, p उपकोश के लिए। तो जब L का मान 1 है तो वहां पर जो m है, यानी कि जो चुंबकीय क्वांटम नंबर है, उसके कौन कौन से संभावित मान हो सकते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी कि जिसे हम ml या फिर m के थ्रू दिखाते हैं, तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा -l से लेके +l तक, यानी कि -1, 0, +1। तो यानी कि जो p कक्षक है उसके कितने अभिविन्यास या फिर ओरिएंटेशन होंगे, इसके 3 अभिविन्यास या फिर 3 ओरिएंटेशंस होंगे। तो इतना हम लोगों ने समझ लिया। अब इसी के बेसिस पे हम बनाएंगे p कक्षकों की आकृतियां या फिर जानेंगे कि किस प्रकार की शेप्स होती है p ऑर्बिटल्स के लिए। तो देखिए, जो p उपकोश होता है यानी कि p सबशेल, इसमें कितने कक्षक होंगे, इसमें होंगे 3 कक्षक, ठीक है। और वे 3 कक्षक कौन कौन से होंगे, ये होते हैं अपने अक्ष के सापेक्ष 3 कक्षक, यानी कि px, py और pz, ठीक है। और क्योंकि जो p कक्षक है उसके लिए जो मुख्य क्वांटम नंबर है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल्स टू 2 से शुरुआत होती है, तो 2px, 2py और 2pz, इनकी आकृतियां हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो p कक्षक की सबसे पहले हम लोग एक सामान्य सी आकृति देखते हैं। कुछ इस प्रकार की आकृति इसकी होती है। जो इसका शेप होता है वह होता है डंबलाकार, ठीक है, यानी कि डंबल शेप होता है इसका। और इसके होते हैं 2 भाग, जो कि 2 भाग हमको इस प्रकार से नजर आ रहे हैं। इन्हें बोला जाता है लोब्स या फिर पालियां, ठीक है। अब p कक्षकों की जो 2 पालियां होती हैं, यानी कि ये और ये हम लोग ना px कक्षक की आकृति देख रहे हैं, ठीक है। तो ये x अक्ष के सापेक्ष है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास कौन सा प्लेन या फिर कौन सी सतह बच गया YZ प्लेन, यानी कि YZ सतह। इसको आपने 3D में सोचना है, 3 डायमेंशन में, ठीक है, क्योंकि देखिए x, y और z। अब अगर ये इस अक्ष के सापेक्ष, यानी कि x अक्ष के सापेक्ष इस प्रकार की आकृति बनाएगा, तो कौन सा प्लेन खाली रह जाएगा, जो आपको ये डॉटेड लाइन में दिख रहा है, ये वाला प्लेन रह जाएगा खाली, ठीक है। और ये कौन सा प्लेन है, ये बचेगा YZ प्लेन, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, ये है YZ प्लेन, यानी कि YZ सतह, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग। तो इस प्रकार से जो ये सतह होती है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके मिलने की संभावना होती है नगण्य। देखिए यहाँ पर तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वे क्या हैं, उनके मिलने की संभावना अधिकतम है x अक्ष के सापेक्ष, ठीक है। और जो ये नाभिक के पास में ऐसा कुछ एरिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो संभावना है या प्रायिकता है वह एकदम शून्य है, और वो प्लेन कौन सा है, YZ प्लेन है इस वाले कक्षक के लिए, ठीक है। तो ऐसा तल जहां पर जो इलेक्ट्रॉनों के मिलने की संभावना शून्य होती है वह तल कहलाता है क्या, नोडल तल या फिर नोडल प्लेन, ठीक है। तो जो 2px कक्षक का एक डायग्राम बन सकता है या आकृति बन सकती है, वह बन गई कुछ इस प्रकार की। और YZ प्लेन तो हम लोग समझ गए कि वह क्या है, नोडल प्लेन है इसके लिए, ठीक है। अब देखते हैं जो 2py कक्षक है उसकी आकृति कैसी बनेगी। 2py का क्या मतलब है, py पे ध्यान दीजिए, यानी कि y अक्ष के परितः इस प्रकार से ये बन गया।
तो अब देखिए जो y अक्ष के परितः इसका जो आकृति बनी है, ठीक है, उसके अलावा कौन सा प्लेन अब खाली बच जाएगा इसमें, इस नाभिक के आसपास का, ठीक है, जो एरिया है यानी कि जो सतह है वह हो जाएगी खाली। उसको हम कुछ इस प्रकार से भी बना सकते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार से बनाइए, ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन हमें तो सोचना है इसे 3 डायमेंशन में यानी कि 3D में, ठीक है। तो जो प्लेन खाली रहेगा, जो सतह खाली रहेगी, वह क्या कहलाएगी, नोडल प्लेन या फिर नोडल सतह कहलाएगी। और इसमें क्योंकि y एक्सिस के परितः ये आकृति बनी है, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना है वह सर्वाधिक है, तो बचा कौन सा प्लेन अब इसके लिए बच गया zx प्लेन। तो जो zx प्लेन है वह इसके लिए क्या है, नोडल सतह है, ठीक है, ये समझिए। अब देखते हैं 2pz कक्षक के लिए। तो देखिए जो 2pz कक्षक है उसके लिए जो आकृति बनेगी वह कुछ इस प्रकार की बनेगी। कौन से अक्ष के परितः, z अक्ष के परितः, ठीक है। तो अब यहाँ पर नोडल प्लेन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर नोडल प्लेन हो जाएगा कौन से वाला, ये वाला, ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना क्या है, एकदम शून्य है या फिर नगण्य है, इसके आसपास, नाभिक के आसपास। और ये आप तब भी समझ पाएंगे ना जब आप वो प्रायिकता घनत्व वाला ग्राफ जो हमने बनाया था उसमें भी देखेंगे। तो वहां पर भी जो p कक्षक है उसके लिए जो ग्राफ आता है वह क्या दिखाता है कि नाभिक के पास में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है वह क्या होती है, वह न्यूनतम होती है यानी कि नगण्य होती है, ठीक है। तो इसके लिए जो ये वाला प्लेन है, ये प्लेन कौन सा बन गया, ये प्लेन बन गया इसके लिए एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो इसके लिए एक्स वाई प्लेन क्या है, नोडल प्लेन है या फिर नोडल सतह है, ठीक है। इस वाले के लिए नोडल प्लेन कौन सा होता है, इसके लिए होता है जेड एक्स प्लेन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कौन से अक्ष के परितः बना है, यहाँ पर बना है वाई अक्ष के परितः, ठीक है। तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना अधिकतम होगी और जो जेड एक्स प्लेन है वहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना न्यूनतम होगी नाभिक के पास में, ठीक है। वैसे ही ये वाले प्लेन का तो यहाँ पर भी हमने उदाहरण ले रखा है सामान्य आकृति के रूप में। तो जो ये वाला प्लेन आपको नजर आ रहा है इसमें नाभिक के पास में, ये कौन सा प्लेन है, ये है नोडल सतह या फिर नोडल प्लेन, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर जो आकृति बनी है एक्स अक्ष के परितः बनी है, ठीक है, तो यहाँ पर नोडल प्लेन कौन सा बन जाता है, यहाँ पर होता है वाई जेड प्लेन नोडल प्लेन। तो इस प्रकार से हमें क्या समझ में आया, पी कक्षकों की आकृति कैसी हो गई, ये हो गई डंबलाकार आकृति, और एस कक्षकों की आकृति कैसी थी, वो थी गोलीय आकृति, ठीक है। नोडल प्लेन्स कौन कौन से हो गए, जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना न्यूनतम है, यानी कि एक्स अक्ष वाले के लिए वाई जेड प्लेन नोडल प्लेन होगा, ठीक है। वाई अक्ष वाले के लिए जेड एक्स नोडल प्लेन होगा, ठीक है। और जेड एक्सिस वाले के लिए एक्स वाई क्या होगा, नोडल प्लेन होगा। तो यहाँ से आप लोग एक बात और समझ पा रहे हैं कि जो पी कक्षक है उनकी आकृतियों को देखिए तो जो इनकी प्रकृति है वह क्या है, दिशात्मक है ना, इनकी एक दिशा है, ठीक है। तो यानी कि ये हो गए डायरेक्शनल प्रकृति के या डायरेक्शनल नेचर के, ठीक है। जबकि एस कक्षकों के लिए उनकी प्रकृति दिशात्मक या डायरेक्शनल नहीं होती है, ठीक है, इतना समझ गए। तो इसका मतलब है अगर इनकी प्रकृति दिशात्मक है या डायरेक्शनल है तो ये उन अणुओं की आकृति यानी कि जिन अणुओं के बनने में ये भाग ले रहे होंगे उनकी आकृति में ये क्या डालेंगे, प्रभाव डालेंगे, ठीक है, दिशा होगी क्योंकि इनकी एक। अब यहाँ पर एक बात और भी है कि जो pz कक्षक होता है जनरली उसके लिए जो ml यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या का जो मान होता है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, ठीक है। तो जो 0 मान है वह जनरली pz कक्षक के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि 2pz भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो pz कक्षक के लिए, ठीक है। वैसे ही जो बचे हुए कौन से कक्षक हैं, px और py, ठीक है। तो px और py कक्षकों के लिए क्या होता है, जो ml का मान होता है वह लिया जाता है ±1 के जितना, यानी कि
वे +1 भी हो सकते हैं और -1 भी हो सकता है उनका मान। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये ऐसा ही हो, ये नियत नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, ये जनरली ऐसा लिया जाता है, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो आज हमने p कक्षकों की आकृतियां देख ली है ना। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे शेप्स ऑफ d ऑर्बिटल्स। तब तक आप इतना अच्छे से पढ़ लीजिए। परमाणविक कक्षकों की आकृतियों में हम लोगों ने अभी तक s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के लिए जो शेप्स होती हैं वो देख ली हैं। आज हम देखेंगे कि जो d कक्षक की आकृतियां हैं वह किस किस प्रकार से निर्मित होती हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो समझने लायक बात कि d कक्षक कौन से उपकोश में उपस्थित होता है। तो d कक्षक d उपकोश में या फिर d सबशेल में स्थित होते हैं। ठीक है, इतना हम लोग को समझ में आ गया। अब d उपकोश की जहां पर बात आ रही है तो इसका मतलब है जो L का मान या फिर द्विगंशी क्वांटम संख्या अर्थात सब्सिडियरी क्वांटम नंबर का जो मान है वह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब L का मान 2 है तो इसके लिए जो चुंबकीय क्वांटम नंबर है यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसके कितने मान संभव हो सकते हैं। तो ML इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, क्योंकि -L से लेके 0 से लेके +L तक संभावित मान होते हैं किसके, चुंबकीय क्वांटम नंबर के। ठीक है, तो इसका मतलब है इसमें कितने ओरिएंटेशंस हो सकते हैं यानी कि कितने अभिविन्यास होंगे। तो कितने टोटल, 1 2 3 4 5। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर अभिविन्यास होंगे 5। ठीक है, या फिर 5 ओरिएंटेशंस होंगे। ठीक है, अब इन जो 5 ये अभिविन्यास हैं इन्हें दर्शाया किस प्रकार से जा सकता है। इन्हें दर्शाया जाता है dxy, ठीक है, dyz, dzx, dx² -y² और dz²। ठीक है, तो ये 5 ओरिएंटेशंस हैं किसके लिए, d कक्षकों के लिए। ठीक है, जिनको हम लोग आकृतियों के रूप में निर्मित करके देखेंगे। तो देखिए, जो d कक्षकों की पहले की 3 आकृतियां हैं, इनको देखिए, इनका जो आकृति है या शेप है वह कुछ समान समान नजर आ रही है। ये वाली आकृति क्योंकि xy प्लेन पर है या xy तल पर है इसलिए इसको dxy नाम दे दिया जाता है। ठीक है, ये वाली जो आकृति है वह कौन से प्लेन पर है, yz प्लेन पर है, तो इसे dyz नाम दे दिया जाता है। वैसे ही ये वाली जो आकृति है वह xz प्लेन पर है या फिर zx प्लेन पर है तो इसे dzx नाम दे दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो आकृति है इसको बोला जाता है dx² -y²। x और y तल पर स्थित है लेकिन इनसे थोड़ी सी अलग है। ठीक है, ये वाली जो आकृति है ये डंबलाकार शेप में ही है और इसको बोला जाता है dz²। ठीक है, तो ये 5 अभिविन्यास हो गए किसके लिए, d उपकोश के लिए। ठीक है, अब देखिए, जो ये शुरू की 3 आकृतियां हैं इनकी आकृति समान है जैसा कि हम बात कर चुके हैं। ठीक है, और ये क्लोवर लीफ के समान है, एक पौधा होता है उसकी पत्ती, ठीक है, उनके समान इनकी आकृतियां हैं। जो ये वाली आकृति है dx² -y², ये भी इनके ही समान है थोड़ी बहुत, लेकिन जो इसके लोब्स हैं यानी कि जो इसकी पालियां हैं, जो x और y एक्सिस हैं उनके ही ऊपर ये बनी हुई है, इतना अंतर है इनमें। ठीक है, और जो ये 5वां अभिविन्यास है या ओरिएंटेशन है ये क्या है, ये डम्बल शेप में है और z एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये सिमेट्री बनी हुई है या फिर ये जो है z अक्ष के सापेक्ष सममित है। ठीक है, तो ये सारी ही आकृतियां किसकी हैं, d कक्षकों की हैं। ठीक है, इनके नाम भी हमने नोट कर लिए, इनकी आकृतियों के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया। अच्छा, अब एक बात और, रिवीजन भी थोड़ा सा होना चाहिए। देखिए, इन सब की ऊर्जाएं क्या हैं, समान है, क्योंकि ये समान ऊर्जा स्तर में क्या है, उपस्थित है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इनको कौन से कक्षक बोला जाएगा, इन्हें बोला जाएगा समभ्रंशी कक्षक, है ना। किन्हीं निश्चित ऊर्जा स्तर में पाए जाने वाले कक्षकों की क्योंकि ऊर्जाएं समान होती हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है, समभ्रंश कक्षक। तो ये सारे क्या कहलाएंगे, समभ्रंश कक्षक
या फिर इनकी अवस्था कौन सी कहलाएगी, इनकी अवस्था कहलाएगी समभ्रंशीय अवस्था। ठीक है, तो इतना हम लोग समझ गए। हम लोगों ने एस, पी और डी कक्षकों की आकृतियां या फिर शेप्स के बारे में बात कर ली। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे गोलीय नोड एवं नोडल तल की, यानी कि स्फेरिकल नोड्स एंड नोडल प्लेन्स की। चलिए आज बात करते हैं गोलीय नोड यानी कि स्फेरिकल नोड्स और नोडल तल यानी कि नोडल प्लेन्स की। इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नोड क्या होते हैं। तो हम लोगों ने काफी बार इस बात को डिस्कस किया है, जहां पर इलेक्ट्रॉनों के मिलने की संभावना या प्रायिकता सबसे कम होती है उस जगह को हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। ठीक है, हम लोगों ने अलग अलग ग्राफ्स जो बनाए थे, वक्र बनाए थे, है ना, और जो हमने परमाणुविक कक्षकों की आकृतियां देखी थी उसमें भी हम लोगों ने नोड कहाँ कहाँ पर किस किस कक्षक के लिए उपस्थित है वो भी जाना था। तो नोड का मतलब क्या हो गया, जहां पर इलेक्ट्रॉनों के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है। ठीक है, अब जो ये नोड्स होते हैं इन्हीं को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हुए देखते हैं। एक तो होते हैं कोणीय नोड और दूसरे होते हैं त्रिज्य नोड। जो ये कोणीय नोड और त्रिज्य नोड होते हैं इन्हीं को बोला जाता है नोडल तल और गोलीय नोड। ठीक है, तो जो कोणीय नोड है इसको और क्या बोला जा सकता है, इसको बोला जा सकता है नोडल तल यानी कि नोडल प्लेन। ठीक है, और जो त्रिज्य नोड है इसी को बोला जाता है गोलीय नोड यानी कि स्फेरिकल नोड। ठीक है, तो इतना हम लोग समझ गए। अब जहां पर भी स्फेरिकल नोड की बात आएगी तो वहां पर हम लोग त्रिज्य नोड भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, और जहां पर नोडल तल यानी कि नोडल प्लेन की बात आएगी वहां पर हम उसे कोणीय नोड भी बोल सकते हैं। तो वैसे तो हम ये सारी ही बातें, नोडल प्लेन्स क्या होते हैं, स्फेरिकल नोड्स क्या होते हैं, हम लोग परमाणुविक कक्षकों की आकृतियों के बारे में बात करते हुए या फिर विभिन्न कक्षकों से संबंधित जो ग्राफ हमने बनाए थे उसमें कर चुके हैं। लेकिन थोड़ा बहुत इसकी डेफिनेशन देखते हुए और किस प्रकार से हम कौन से कक्षक में कितने स्फेरिकल नोड्स पाए जा सकते हैं या नोडल प्लेन्स होंगे, इसके बारे में थोड़ा सा एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो गोलीय नोड यानी कि स्फेरिकल नोड्स होते हैं जिनको और क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है त्रिज्य नोड। इनको डिफाइन किस प्रकार से किया जाएगा, इनको बोला जाएगा वह गोलीय सतह। ठीक है, ऐसा स्फेरिकल जो सरफेस है जहां इलेक्ट्रॉनों के मिलने की प्रायिकता शून्य हो। कौन से सरफेस की बात चल रही है, गोलीय यानी कि स्फेरिकल सरफेस की। ठीक है, तो ऐसी सतह को क्या बोला जाता है, गोलीय नोड या फिर स्फेरिकल नोड्स। ठीक है, अब जो स्फेरिकल नोड्स होते हैं उन्हें किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, तो जो गोलीय नोडों की संख्या या फिर त्रिज्य नोडों की संख्या है वह ज्ञात की जाती है n-l-1 के माध्यम से। अभी हम लोग ये भी देखेंगे कि किस किस कक्षक के लिए क्या क्या गोलीय नोडों की संख्या होनी चाहिए। ठीक है, उससे पहले इसको नोट कर लीजिए, गोलीय नोडों की संख्या कैसे ज्ञात की जाएगी, n-l-1 के माध्यम से। यहाँ पर n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है, दिगंशीय क्वांटम संख्या या फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ज्ञात करेंगे गोलीय नोडों की संख्या। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें 1s कक्षक की, तो अगर 1s कक्षक के लिए हमें गोलीय नोडों की संख्या ज्ञात करनी है या फिर त्रिज्य नोडों की संख्या ज्ञात करनी है तो वह कितनी हो जाएगी, n-l-1। तो देखिए n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1, माइनस l की वैल्यू, s कक्षक है तो l की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है, -1। ठीक है, तो कितनी हो गई त्रिज्य नोडों की संख्या, 1 - 1 हो गया 0, यानी कि 1s कक्षक के लिए जो स्फेरिकल नोड्स होते हैं वह कितने होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ज्ञात कीजिए 2s कक्षक के लिए। तो 2s कक्षक के लिए जो त्रिज्य नोड है उनकी संख्या क्या हो जाएगी, n-l-1, यानी कि n का मान यहाँ पर कितना है, 2 है, तो 2 माइनस l का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर s कक्षक है तो s उपकोष के लिए l का मान क्या होता है, 0 होता है, -1, तो 2 - 1 कितना हो गया, 1। तो 2s कक्षक के लिए जो गोलीय नोड है उनकी संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, ऐसे ही 2p कक्षक के लिए भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं।
तो इसको करिए आप जरा। 2p कक्षक के लिए 2p कक्षक कौन से उपकोष में उपस्थित होगा? ये होगा p उपकोष में ही उपस्थित, और उसके लिए l का मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पर n का मान कितना है? 2 है, तो 2 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। तो कितना हो गया ये हो गया 2 माइनस 2 यानी कि 0। तो समझे आप लोग कि किस प्रकार से विभिन्न कक्षकों के लिए हम उनकी जो मुख्य क्वांटम संख्या है और जो दिगंशी क्वांटम संख्या है उनके आधार पर इस प्रकार से त्रिज्य नोडों की संख्या या फिर स्फेरिकल नोड्स की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब कुछ कक्षकों के लिए एक टेबल में गोलीय नोडों की या फिर त्रिज्य नोडों की संख्या को लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कक्षक यानी कि ऑर्बिटल्स, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिज्य नोडों की संख्या या फिर गोलीय नोडों की संख्या, ठीक है, यानी कि स्फेरिकल नोडों की संख्या, ठीक है। अब सबसे पहले कौन से कक्षक के लिए लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1s कक्षक के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 2s कक्षक के लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे 2p कक्षक के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 3s कक्षक के लिए, उसके बाद लिखेंगे 3p कक्षक के लिए, उसके बाद क्या आएगा? 3d कक्षक भी आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग 3d कक्षक के लिए लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग 4s कक्षक के लिए लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे 4p कक्षक के लिए, ठीक है। और उसके बाद 4 में ही कौन से वाला आएगा? अब आ जाएगा 4d कक्षक, ठीक है। तो इनके लिए हमने गोलीय नोडों की संख्या लिखनी है। क्या फॉर्मूला है? n माइनस l माइनस 1, ठीक है। तो 1s कक्षक के लिए कितनी हो जाएगी? 1s कक्षक के लिए हो जाएगी 1 माइनस 0 माइनस 1, ठीक है। तो कितना आ गया इसका मान? इसका मान आ गया 0। वैसे ही 2s कक्षक के लिए ज्ञात कीजिए, ये हो जाएगी 2 माइनस 0 माइनस 1। 2 माइनस 1 कितना हो गया? ये हो गया 1, ठीक है। 2p कक्षक के लिए क्या हो जाएगी? 2 माइनस l की वैल्यू क्या है यहाँ पर? यहाँ पर होती है 1 माइनस 1, तो कितना हो गया? 2 माइनस 2 यानी कि 0, ठीक है। उसके बाद 3s कक्षक के लिए ज्ञात कीजिए, तो n का मान यहाँ पर कितना हो गया? 3 हो गया, माइनस s है तो इसका मतलब है l की वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई, माइनस 1, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2, ठीक है। ऐसे ही 3p कक्षक के लिए ज्ञात कीजिए, ये कितना हो जाएगा? 3 माइनस p उपकोष के लिए l का मान कितना होता है? 1 माइनस 1, तो 3 माइनस 2 हो गया, तो कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। 3d कक्षक के लिए याद कीजिए, तो 3 माइनस d कक्षक या फिर d उपकोष के लिए जो l का मान होता है वह कितना होता है? वह होता है 2 माइनस 1, तो कितना आ गया? ये आ गया 0। 4s कक्षक के लिए याद कीजिए, 4s के लिए n का मान हो गया 4 माइनस l का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि s उपकोष की बात चल रही है, माइनस 1, तो 4 माइनस 1 कितना आ गया? 3, ठीक है। ऐसे ही 4p कक्षक के लिए 4 माइनस l की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 1, ठीक है। तो कितना आ गया? 4 माइनस 2 यानी कि 2, ठीक है। 4d कक्षक के लिए याद कीजिए, तो 4 माइनस d उपकोष के लिए l का मान कितना होता है? 2 माइनस 1, तो कितना आ गया? 4 माइनस 3 यानी कि 1, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली स्फेरिकल नोड्स या फिर त्रिज्य नोड की, ठीक है, जिसको हम कैसे ज्ञात करते हैं? जिसकी संख्या n माइनस l माइनस 1 के माध्यम से, ठीक है। अब हम बात करते हैं नोडल प्लेन्स की, या फिर जिन्हें क्या बोला जाता है? कोणीय नोड, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा कि कोणीय नोड जहां पर भी आपके सामने ये नाम आए तो इसी का मतलब होता है नोडल तल या फिर नोडल प्लेन्स भी, ठीक है। तो देखिए, जो कोणीय नोड होता है उसकी संख्या किस प्रकार से ज्ञात की जाती है? तो देखिए, वह तल जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रायिकता या फिर प्रोबेबिलिटी 0 होती है वही तल क्या कहलाता है? नोडल तल या फिर नोडल प्लेन, ठीक है। और जो ये नोडल तल होता है या फिर कोणीय नोड होते हैं, इनकी संख्या कैसे ज्ञात की जाती है? तो कोणीय नोडों की संख्या ज्ञात की जाती है
एल के माध्यम से, यानी कि दिगंशीय क्वांटम संख्या के माध्यम से। और ये बराबर किसकी होती है? ये बराबर ही होती है स्मॉल एल के, यानी कि सब्सिडियरी क्वांटम नंबर की। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एस कक्षक के लिए, ठीक है, पी कक्षक के लिए, डी कक्षक के लिए और एफ कक्षक के लिए क्या क्या कोणीय नोडों की संख्या हो जाएगी? आपको याद तो होगा ही, है ना, कि इन कक्षकों के लिए जो सेकंड क्वांटम नंबर होता है, दिगंशी क्वांटम नंबर, उनका मान क्या क्या होता है। तो एस कक्षक के लिए एल का मान क्या होता है? इसका मान होता है 0। तो यहाँ पर जो एस कक्षक है उसके लिए कोणीय नोड या फिर नोडल तल की संख्या क्या हो जाएगी? 0 ही होगी। ठीक है, वैसे ही पी कक्षक के लिए एल का मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पी कक्षक के लिए जो नोडल प्लेन है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? ये 1 हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही डी कक्षक के लिए एल का मान होता है 2। तो यहाँ पर जो नोडल प्लेन्स हैं उनकी संख्या भी कितनी हो जाएगी? ये भी हो जाएगी 2। ठीक है, और एफ कक्षक के लिए जो नोडल प्लेन्स हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 3। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि क्या होते हैं नोड और इन्हें नोडल तल या फिर कोणीय नोड तथा त्रिज्य नोड या फिर स्फेरिकल नोड्स के रूप में किस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं और इनकी संख्याएं किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे परमाणविक कक्षकों की ऊर्जाओं की। तब तक आप इतना अच्छे से पढ़ लीजिए। अपने पाठ के बाकी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए विद्यासार। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.vidyasar.com। यहाँ पर आपको केवल अंग्रेजी के नहीं, विज्ञान और गणित के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो फिर बाकी वीडियोस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं।